हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की एक महान क्रांति की। समय था 17वीं शताब्दी, जब झंझटों में फंसा हुआ देश था इंग्लैंड। 1642 से 1651 तक चले इंग्लिश सिविल वॉर ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया था। ये आपसी टक्कर राजा चार्ल्स द फर्स्ट की मोनार्ची और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्लियामेंट के बीच थी। चार्ल्स राजा के डिवाइन राइट में विश्वास रखते थे और अपनी पूरी शक्ति चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट राजा की शक्ति को कम करके एक प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनाना चाहती थी। ये मतभेद एक खूनी जंग में बदल गया, जिसने इंग्लैंड को तबाह कर दिया। पार्लियामेंट के लोग, जिनका नेतृत्व ओलिवर क्रोमवेल कर रहे थे, आखिरकार जीत गए। चार्ल्स द फर्स्ट को बंदी बना लिया गया, देशद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया और 1649 में उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। ये मोनार्ची के अंत और कॉमनवेल्थ नाम के रिपब्लिक के शुरुआत की एक बहुत बड़ी निशानी थी। क्रोमवेल के नेतृत्व में कॉमनवेल्थ ने बहुत से बदलाव लाए। इसने मोनार्ची और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ख़त्म कर दिया और प्यूरिटन अर्थात नैतिकतावादी सिद्धांतों पर आधारित एक रिपब्लिक की स्थापना की। हालांकि क्रोमवेल का शासन तानाशाही साबित हुआ और 1658 में उनकी मृत्यु के बाद देश स्थिरता और पुरानी व्यवस्था की वापसी चाहता था। इंग्लिश सिविल वॉर का इंग्लैंड के पॉलिटिकल और सोशल ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने तानाशाही के प्रति असंतोष के बीज बोए और भविष्य में तख्त और लोगों के बीच संघर्ष के मार्ग को प्रशस्त किया। चार्ल्स द फर्स्ट को फांसी दिए जाने ने भविष्य के राजाओं के लिए एक कठोर चेतावनी के रूप में काम किया कि उनकी शक्ति पूर्ण नहीं है और वे उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जिन पर वे शासन करते हैं। कॉमनवेल्थ की अस्थिरता के बाद इंग्लैंड स्थिरता और समानता की वापसी चाहता था। 1608 में चार्ल्स द फर्स्ट के निर्वासित पुत्र चार्ल्स द सेकंड को इंग्लैंड वापस सिंहासन संभालने के लिए बुलाया गया। द रेस्टोरेशन नामक इस घटना ने रिपब्लिक के अंत और मोनार्ची की वापसी को चिन्हित किया। अपने पिता की गलतियों से सीखते हुए चार्ल्स द सेकंड ने पार्लियामेंट के प्रति अधिक संयमित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने शक्ति संतुलन बनाए रखने के महत्व को पहचाना और उन टकरावों से बचने की कोशिश की जिन्होंने उनके पिता के शासन को त्रस्त किया था। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर तनाव बना रहा, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। चार्ल्स द सेकंड हालांकि कैथोलिसिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन इंग्लैंड में मजबूत कैथोलिक विरोधी भावना को समझने के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयासों को पार्लियामेंट के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो कैथोलिसिज्म पर बहुत संदेह करता था। यह अंतर्निहित धार्मिक तनाव जारी रहेगा और अंततः उनके उत्तराधिकारी जेम्स द सेकंड के शासनकाल के दौरान उबल जाएगा। द रेस्टोरेशन ने मोनार्ची को बहाल करते हुए सिविल वॉर की यादों या अधिक से अधिक सांसदीय शक्ति की इच्छा को नहीं मिटाया। संघर्ष के अशांत वर्षों के दौरान बोए गए असंतोष के बीज केवल निष्क्रिय पड़े थे, नए सिरे से उगने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहे थे। चार्ल्स द सेकंड के छोटे भाई जेम्स द सेकंड ने 1685 में सिंहासन ग्रहण किया। अपने भाई के विपरीत जेम्स एक कट्टर कैथोलिक थे। उन्होंने इंग्लैंड में कैथोलिक मत को प्रमुख धर्म के रूप में बहाल करने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छिपाया। इसने उन्हें तुरंत पार्लियामेंट से अलग कर दिया, जो अधिक प्रोटेस्टेंट था। जेम्स की नीतियों ने तनाव को और बढ़ा दिया। उन्होंने टेस्ट एक्ट को दरकिनार करते हुए सरकार, सेना और विश्वविद्यालयों में उच्च पदों पर कैथोलिक्स को नियुक्त किया, जिसमें सभी ऑफिस होल्डर्स को रूपांतरण एक केंद्रीय कैथोलिक सिद्धांत के खिलाफ शपथ लेने की आवश्यकता थी। स्थापित कानून के लिए इस बेशर्मी ने पार्लियामेंट को क्रोधित किया और कैथोलिक पुनरुत्थान के डर को हवा दी। जेम्स के द्वारा प्रेस को नियंत्रित करने और असंतोष लोगों को दबाने के प्रयासों ने जनता का समर्थन और कम कर दिया। उन्होंने अपनी नीतियों के विरोध को शांत करने के उद्देश्य से बोलने और सभा की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले आदेश जारी किए। हालांकि इन उपायों ने केवल उनके विरोधियों के संकल्प को मजबूत करने का काम किया, जिन्होंने उनके कार्यों को अत्याचारी और उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा माना। इसके अलावा जेम्स का
7 बिशप्स को कैदी बनाने का फैसला, जिन्होंने इंडल्जेंस की उनकी घोषणा को पढ़ने से इनकार कर दिया, जिसने कैथोलिक्स को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, एक घातक गलती साबित हुई। धार्मिक उत्पीड़न के इस कृत्य ने मध्यम विरोधियों को भी अलग थलग कर दिया, जिससे वे उनके विरोधियों के खेमे में चले गए। 1688 तक जेम्स के निरंकुश शासन और कैथोलिसिज्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर इंग्लैंड एक और क्रांति के कगार पर था। जेम्स द सेकंड की नीतियों द्वारा इंग्लैंड को अराजकता की ओर धकेलने के साथ प्रमुख रईस विरोधियों के एक समूह ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने गुप्त रूप से नीदरलैंड के विरोधी शासक और जेम्स के दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें इंग्लैंड पर आक्रमण करने और सिंहासन का दावा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। विलियम प्रोटेस्ट की रक्षा करने और फ्रांस की शक्ति को रोकने और अपनी पत्नी मैरी के इंग्लिश सिंहासन के दावे को सुरक्षित करने की इच्छा से प्रेरित होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक बेड़े और एक सेना को इकट्ठा किया। नवंबर 1688 में इंग्लैंड में उतरे विलियम ऑफ ऑरेंज के आगमन का बहुत कम प्रतिरोध के साथ सामना करना पड़ा। इंग्लिश सेना में जेम्स द सेकंड के साथ व्यापक असंतोष को साझा करते हुए कई लोग विलियम के पक्ष में चले गए, यहाँ तक कि जेम्स की अपनी बेटी एने और उनके पति डेनमार्क के प्रिंस जॉर्ज भी विलियम के साथ आ गए। भारी विरोध का सामना करते हुए जेम्स द सेकंड फ्रांस भाग गए और उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। उनकी इस हरकत का इंग्लैंड में बहुतों ने राहत की सांस के साथ स्वागत किया, न कि किसी विरोध के साथ। इसने उनके अशांत शासनकाल के अंत और इंग्लिश इतिहास में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया, और ये क्रांति इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों, इतिहास से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।